सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे अकाउंट्स का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और दो हमने इसके पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूँ और आज इसको ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर को मीन्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। ठीक है, सो आज का हमारा सबसे पहला टर्म है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का बेसिकली मतलब होता है गुड्स। किसी भी बिजनेस का गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। अब स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक जनरल स्टोर होता है। जब आप जनरल स्टोर के अंदर एंटर्ड करते हो, सो जनरल स्टोर के अंदर आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक। क्योंकि वो चीज़ें रखी ही इसलिए गई हैं कि बेच सके। ठीक है, जैसे कि चिप्स, जैसे कि बिस्किट, टॉफ़ी, ये सारी चीज़ें रखी इसलिए गई हैं कि इनको बेच के प्रॉफिट कमाया जा सके। सो स्टॉक का मतलब गुड्स बेसिकली। सो डेफिनेशन इसकी ज़रा देखते हैं। स्टॉक इज टेंजिबल एसेट्स। अब हमने टेंजिबल एसेट्स पहले ही पढ़ रखा है कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स सबसे पहले फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, और टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसा एसेट्स जिसे हम देख या छू सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, राइट। सो स्टॉक इज टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज। यहां पे एक नया टर्म आपको मिला होगा, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब बेसिकली होता है बिजनेस। किसी भी बिजनेस को हम एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। सो हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर दी पर्पस ऑफ सेल। इसको हमने रखा ही इसलिए है कि हम इसको बेच के प्रॉफिट कमा सके। सो पर्पस क्या है इसका? पर्पस है सेल, सेल करने का पर्पस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी का एक तरीके से बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो गुड्स खरीदते ही हैं इसलिए कि उसे बेच सके। सो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज सेम थिंग। ठीक है, अब स्टॉक। स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप्स। स्टॉक दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? साल के शुरुआत में आपके पास जो कुछ भी गुड्स बचा है, मींस स्टॉक जो आपके पास बचा है, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के अंत में आपके पास जो कुछ भी गुड्स बचा है उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड जो आपके पास है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब साल की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमने देखा था दो तरीके की अकाउंटिंग पीरियड हो सकती है। सबसे पहला है हमारा कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। दूसरा है फाइनेंशियल ईयर, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, उसे ही हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो कि दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर। आपके पास ना जो स्टॉक है एट द एंड ऑफ करेंट अकाउंटिंग पीरियड, इसी साल के अंत में जो आपके बिजनेस में गुड्स बचा हुआ है, इसका मतलब पूरे साल के दौरान आपने गुड्स खरीदा कि उसको बेच के पैसे कमा सके, लेकिन सारा का सारा गुड्स नहीं बिका, कुछ गुड्स बच गया, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कि साल के अंत में आपके पास जो गुड्स बचा है, अगले साल जाके वो क्या बन जाएगा? साल के शुरुआत का गुड्स, अगले साल का, उसे हम बोल देंगे ओपनिंग स्टॉक। सो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होगा। स्टॉक के ही टर्म्स है, बस इसमें इसको हम ओपनिंग और इसको क्लोजिंग क्यों बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ टाइम का फर्क है। साल के शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, साल के अंत में आपके पास जो स्टॉक है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा परचेज।
अब परचेज अकाउंट किसे बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो परचेज बेसिकली अकाउंट्स में हम कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम बड़े अच्छे से देखते हैं। अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हो, मींस अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हो, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। लाइक आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, लैंड खरीदा, तो आप बोलोगे लैंड परचेज, बिल्डिंग परचेज, ओके, फर्नीचर परचेज। लेकिन जब कभी भी आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स मतलब वो कोई भी चीज जिसके अंदर बिजनेस डील करता है, ठीक है। सो गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है। लेकिन जब आप गुड्स खरीदोगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ परचेज बोलेंगे। तो जब कभी भी मैं सिर्फ परचेज बोलूंगा, या अकाउंट्स में जब कभी भी सिर्फ परचेज लिखा हुआ आए, इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपने गुड्स खरीदा है। और अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो उसके साथ लिखा होगा, लाइक एसेट्स में लैंड परचेज, फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज, और सिर्फ परचेज लिखा है, इसका मतलब आपने गुड्स खरीदा है। और गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है। सो हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग गुड्स होते हैं। जैसा कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर किसी का मोबाइल डीलर है कोई, उसके लिए मोबाइल्स क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो खरीदी इसलिए रहा है कि उसे बेच सके, ठीक है। सो परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये जो टर्म है परचेज, ये किसके लिए यूज होता है, ये परचेज ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, परचेज ऑफ गुड्स के लिए। सो अगर आप बना बनाया सामान खरीद के उसे बेच के प्रॉफिट कमाते हो, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। कि कॉस्ट, किसी भी गुड्स को कम दाम पे खरीद के ज्यादा दाम पे बेच के प्रॉफिट जो कमाते हो, उस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा बिजनेस आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में आप ना रॉ मटेरियल खरीद के उसको मैन्युफैक्चर करते हो। लेट्स सपोज कोई बिस्किट बनाने की कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, थोड़ा सा पानी, दूध भी चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली क्या है, रॉ मटेरियल, और इन चारों चीजों को मिक्स करके बिस्किट बनेगा। सो वो अगर कोई चीज फिनिश गुड्स खरीद रहा है, तो उसे बोलेंगे गुड्स परचेज फॉर रीसेल। और अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सो वो परचेज करेगा गुड्स, लेकिन उसे गुड्स ना बोल के उसे क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। उसे क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, मींस जो कंप्लीट गुड्स, जैसे कि बिस्किट यहां पे कंप्लीट गुड्स है, उसे वो कन्वर्ट करेगा। मींस कोई चीज आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी खरीद रहे हो ना, उसे भी हम क्या बोलेंगे, वो भी किसके अंदर चला जाएगा, परचेज के अंदर, ठीक है। विच आर टू बी सोल्ड। और इसको हम खरीदी किस लिए रहे हैं, क्योंकि हम इसे बेच सके। हम इसको खरीद किस लिए रहे हैं, क्योंकि हम इसे बेच सके। अब देखो यार, गुड्स ना तीन फॉर्म में हो सकता है, आगे जाके हमें पढ़ने को मिलेगा गुड्स। एक गुड्स हो सकता है आपका रॉ मटेरियल, एक गुड्स आपका हो सकता है रॉ मटेरियल, मींस आपने कोई चीज खरीदा और फिर उसको आप कन्वर्ट करके बेचोगे। जैसे कि बिस्किट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सबको बोलेंगे रॉ मटेरियल। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आप गुड्स तो बना रहे हो, लेकिन अभी वो प्रॉपर नहीं बने हैं, आधे अधूरे जब बने रहते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WIP। और तीसरा जो कि यहां पे लिखा ही है, वो है हमारा फिनिश गुड्स, मतलब गुड्स बन के तैयार हो गया, सो इसे बोलेंगे फिनिश गुड्स। सो रॉ मटेरियल, यहां पे मैं अकाउंट लिख रहा हूं, यहां पे रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, यहां पे गुड्स, यहां पे रॉ मटेरियल सिर्फ रहेगा। सो रॉ मटेरियल यहां पे गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स है आपका, और फिनिश गुड्स भी आपका गुड्स है। सो तीन तरीके के गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फेज में इन्हें बोला जाता है, बट ये है क्या, सारे के सारे गुड्स, ठीक है।
इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। अगर हम सिर्फ परचेज बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें कैश और क्रेडिट परचेज दोनों इंक्लूड है। कैश मतलब नगद, आपने अगर किसी से सामान गुड्स खरीदा है कैश देके तो आप उसे बोलोगे कैश परचेज, और अगर आपने किसी से उधार पे सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है, उसे बोलोगे आप क्रेडिट परचेज। तो यहां पे जो टर्म हमारा परचेज है ये इंक्लूड दोनों चीजों को कर रहा है। किन किन चीजों को इंक्लूड कर रहा है? इसका मतलब है एक कैश परचेज भी इसमें रहेगा, कैश परचेज, और दूसरा इसमें इंक्लूड क्या रहेगा? दूसरा हमारा इसमें इंक्लूड रहेगा क्रेडिट परचेज। सो आप देख सकते हो कि परचेज का सिर्फ मतलब कैश प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू परचेज। ठीक है, सो परचेज टर्म भी आपका क्लियर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है इसी से रिलेटेड, वो है सेल्स। आपने गुड्स खरीदा, क्यों खरीदा? उसको क्योंकि आप उसे बेचना चाहते हो और बेच के उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो जब आप बेचते हो उसे हम बोलते हैं सेल, मतलब गुड्स को बेचना क्या कहलाएगा? सेल। अगर आप एसेट्स को बेच रहे हो तो आप उसका नाम लिखोगे, लाइक कि मशीनरी सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, लेकिन आप गुड्स बेच रहे हो तो आप बोलोगे सिर्फ सेल। ठीक है, सो यहां पे सेल, द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? सेल ऑफ गुड्स के लिए। जब हम गुड्स को बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल, विच आर डेल्ट बाय द फर्म। डेल्ट का मतलब क्या होता है ना? डेल्ट बेसिकली पास्ट फॉर्म है डील का। ठीक है, जो फर्म के द्वारा डील किया जाता है, अगर उस चीज को बेचा जाएगा उसे हम बोलेंगे सेल बाय दी फर्म। अब यहां पे फर्म आपके लिए एक नया टर्म होगा, फर्म। ठीक है, ये बेसिकली फर्म का मतलब एक और होता है, फर्म, फर्मली होल्ड माय हैंड फर्मली, इसका मतलब टाइट से हाथ पकड़ने को फर्मली बोला जाता है। लेकिन यहां पे फर्म है, इस फर्म का मतलब है बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को मुझे और थोड़े टेक्निकल टर्म में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? फर्म। ठीक है, सो सेल में किसे कहते हैं? जब गुड्स को हम सेल करते हैं उसे हम सिंपली सेल करते हैं, क्योंकि बिजनेस इसी में डील करता है। अगेन सेल में भी कैश और क्रेडिट सेल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। सो इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। तो अगर हम सेल बोल रहे हैं, सो इस सेल के अंदर हमारा कैश सेल्स भी इंक्लूड है और इसके अंदर क्रेडिट सेल्स भी हमारा इंक्लूड है। सो हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट सेल। सो अगर सिर्फ सेल लिखा है इसका मतलब आप समझ लो, कैश मतलब पैसे लेके बेचना, उसे कैश सेल्स बोलते हैं। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचना, कि अभी आपने गुड्स दे दिया लेकिन उसका पेमेंट आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट के थ्रू आपको 3 या 4 महीने में वो पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचा गया, कैश मतलब नगद बेचा गया। सो इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा? सेल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है, अब इसी को ना जरा देखते हैं। परचेज था और सेल था, तो परचेज को कैसे ट्रीट किया जाता है? परचेज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। तो परचेज को खर्च इसलिए ट्रीट किया जाता है, और इनकम को सेल को इनकम इसलिए ट्रीट किया जाता है कि इनकम में से अगर हम सेल माइनस इनकम में से अगर हम एक्सपेंस माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट निकल सके। सो परचेज ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड सेल ट्रीटेड एज इनकम। अगर हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकल आएगा। इसीलिए परचेज को याद रखना, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, सेल को इनकम ट्रीट किया जाता है। और हमने देखा था
कि गुड्स को बेच के जो कुछ भी पैसा आपको मिले ना उसको रेवेन्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, जो कि ऑलमोस्ट इनकम के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। आप रेवेन्यू, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था रेवेन्यू क्या है, उसको प्रॉपर देखने की कोशिश करिए। सो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो इसका अगर एग्जाम्पल ले कि अगर आपने गुड्स खरीदा तो आपने उसका कुछ कॉस्ट होगा, मतलब कितने दाम पे खरीदा। तो मान लो कि आपने अगर गुड्स खरीदा 10,000 रुपए में, और ठीक है उसी गुड्स को आपने बेच दिया, उसी गुड्स को आपने बेच दिया, तो खरीदा था तो उसे बोलेंगे कॉस्ट वैल्यू, और जब उसे बेचा तो बेचने की वैल्यू को क्या बोलेंगे? सेल वैल्यू। क्या बोलेंगे? सेल वैल्यू। मान लो उसे आपने 15,000 में बेच दिया, ठीक है, के का मतलब यहां पे 1000 है। सो इसी को इस फॉर्मूले में डाल देंगे कि खरीदा और बेचा। बेचा कितने में? 15,000 में। खरीदा कितने में था? 10,000 में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5,000। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, कि आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया। सिंपल, ठीक है। अगला एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा फर्क है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गुड्स के लिए भी और एसेट्स के लिए भी। अगर आप एसेट्स भी अक्वायर कर रहे हो, गुड्स भी अक्वायर कर रहे हो, दोनों चीजें एक्सपेंडिचर के अंदर कवर अप होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर दैट, यहां पे जेनरेट लिख देते हैं, दैट जेनरेट इनकम, जो कि क्या जेनरेट करते हैं? इनकम। एंड वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यहां पे वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, एंड हुज बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, और जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा? आप अगर एसेट्स परचेज करते हो ना, लाइक परचेज ऑफ लैंड, अगर आप लैंड परचेज करते हो, सो लैंड आप खरीद रहे हो, तो आप इससे क्या कर रहे हो? ये आपकी एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहा है कि आपने अभी लैंड खरीदा 5 लाख का, 5 साल बाद उसी की वैल्यू 15 लाख हो गई। सो आप उससे इनकम जनरेट करने के काबिल बन पा रहे हो। सो जितने भी एसेट्स आप परचेज करते हो ना, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी परचेज किया, तो अगर आपने मशीनरी परचेज किया, सो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इनकम जनरेट करे या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो तो आप उससे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, और ये यूजुअली 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में रहते हैं। सो इनका बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब आम खर्चे जो डे टू डे बेसिस पे होता रहता है। एसेट्स आप कभी कभार खरीदते हो और इसको रखते भी हो 1 साल से ज्यादा के लिए कि बेनिफिट लेना है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? आम खर्चे और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाए। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इज कंज्यूम्ड, जो खत्म हो जाए, या एग्जॉस्टेड, जो या तो खत्म हो जाए या तो उसे आप कंज्यूम कर जाओ विद इन 1 ईयर। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? लाइक आप गुड्स खरीदते हो कि आप उसे 1 साल के अंदर बेच पाओ। सो आप बोल सकते हो गुड्स परचेज आपके किसके अंदर आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। आपने रेंट पे किया, रेंट भी तो एक्सपेंस है, लेकिन आप रेंट 1 महीने का पे करते हो ना, तो उसका तो बेनिफिट विद इन 1 ईयर ही आप ले रहे हो। सो अगर किसी चीज का बेनिफिट आप 1 ईयर के अंदर अंदर ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, सो उसे आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये 2 टर्म्स हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन इनके बीच डिफरेंस है। क्या ये आपकी इनकम जनरेशन में हेल्प करेगा?
अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। जितने भी आप एसेट्स परचेज करते हो वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आम खर्चे हैं बिजनेस में होना ही होना है और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाए। गुड्स परचेज किया, 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर सको। रेंट पे किया, 1 महीने रहा और 1 महीने हाउसिंग फैसिलिटी एंजॉय किया, फिर आपको क्या पे करना पड़ा? रेंट। तो अगर आपने रेंट पे किया, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से कम का है, इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट होता क्या है? सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब मैंने पहले भी बता रखा था, यहां पे लिख भी रखा है। एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, सो सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेंट इज अ पर्सन और अ एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट। अब यहां पे डेट का मतलब क्या है? यहां पे लिखा तो है DEBT, क्या इसे डेप्ट पढ़ेंगे? नहीं, यहां पे बी हमारा क्या है? बी हमारा साइलेंट है, तो इसे सिंपली हम क्या पढ़ेंगे? डेट। सो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस इस हालत में है कि वो अपने डेट का पेमेंट कर सके, उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। अब डेट का मतलब क्या होता है? तो डेट का मतलब होता है बोरोइंग। ठीक है, मान लो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए आपने 5 लाख का लोन लिया और बोला कि इसका पेमेंट मैं 3 साल बाद कर दूंगा। जब 3 साल पूरा हो गया, सो पेमेंट करने की बारी आई, सो उस समय चेक किया जाएगा। अगर आप पेमेंट करने की हालत में होगे, क्योंकि आपने डेट मतलब बोरोइंग लोन लिया था, उस लोन का रीपेमेंट करने के हालत में हो, कंडीशन में हो, उस केस में आपको बोला जाएगा कि आप सॉल्वेंट हो। क्यों? क्योंकि आप लोन का रीपेमेंट करने की कंडीशन में हो। ठीक है, दूसरा उसी के ऑपोजिट है, जस्ट लाइक एंटोनियम्स। ठीक है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट। वो इस पोजीशन पे नहीं है कि अपने बोरोइंग्स का पेमेंट कर पाए, उसे बोलेंगे हम इंसॉल्वेंट। जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 5 लाख का लोन लिया आपने 3 साल के लिए, मान लो दूसरे केस में कि आपने 3 साल के लिए लोन लिया है 5 लाख का, लेकिन अगर आप 3 साल बाद समहाउ आपका बिजनेस नहीं चला, आप लॉस में जाने लगे और आप बैंक का रीपेमेंट करने के हालत में नहीं हो, आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप पे कर सको, सो उस केस में आप क्या कहलाओगे? इंसॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति या कोई बिजनेस भी हो सकता है विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट, जो अपने लोन्स का भुगतान ना कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमें आगे पूरा चैप्टर पढ़ने को भी मिलेगा, दैट इज डेप्रीशिएशन, और इसे हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और इसका यूज ग्रेजुएशन तक होगा। ठीक है, सो इसको हम समझते हैं कि ये डेप्रीशिएशन क्या है। डेप्रीशिएशन का मतलब ना, हम पहले एक रियल लाइफ से समझते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे कि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। मान लो आपने आज के दिन ही कोई फोन खरीदा, ठीक है, 20,000 रुपए का आपने एक अच्छा सा ब्रांड न्यू फोन खरीद लिया, लेट्स सपोज MI, रियलमी, आपने इसमें से किसी का भी खरीद लिया। ये सस्ते भी आते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, तो आपने इन दोनों में से किसी भी ब्रांड का एक फ़ोन खरीद लिया 20,000 का। जैसे जैसे समय बीतेगा, सो आप उस फ़ोन को यूज़ करोगे, वो फ़ोन थोड़ा बहुत गिर गया तो टूटेगा भी, ठीक है, उसकी स्टोरेज फुल होने लगेगी, धीरे धीरे बैटरी खराब होने लगेगी, सो उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगेगी। जब धीरे धीरे वैल्यू कम होती है ना, उसे ही हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। आज आपने कोई एक फ़ोन खरीदा 20,000 का, क्या वो 1 साल बाद भी 20,000 का बिकेगा? द आंसर इज नो। अगर 1 साल बाद मान लो कि आप मार्केट में उसे बेचने गए, सो कोई कह रहा है कि मैं इसके 15,000 दूंगा, कोई कह रहा है मैं इसके 12,000 दूंगा। मान लो आपने 15,000 जो बोल रहा था उसको बेचने का अग्री कर लिया कि हाँ मैं तुम्हें ही बेचूंगा, तो ये जो 5,000 की कमी आई, आपने खरीदा 20,000 में था,
1 साल बाद उसकी वैल्यू है 15,000, क्योंकि आप 15,000 पे बेच रहे हो, जो वो 5,000 की कमी आई ना, नॉर्मल टर्म्स में ना उसे ही डेप्रीशिएशन बोला जाता है। जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है साल के दौरान, क्योंकि हम उसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे रिड्यूस होती है, जो उसकी वैल्यू में कमी आती है ना, जैसे कि इस एग्जांपल में 5,000 की कमी थी, उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, सो डेप्रीशिएशन का मतलब, डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन दी वैल्यू, पैसे जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें गिरावट आती है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। अब मैंने ये टेंजिबल एसेट्स ही क्यों लिखा है, सिर्फ एसेट्स क्यों नहीं लिखा है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जब ये चैप्टर हम करेंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप अभी सिर्फ ये याद रखो कि जब भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो ना, उसे हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ tangible assets due to normal wear and tear, due to नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब जब उसका आप कांस्टेंट यूज करते हो, तो टीयर का मतलब बेसिकली होता है फटना, मतलब वो चीजें खराब होने लगती है जिससे उसकी वैल्यू कम होती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम, क्योंकि आप उसका कांस्टेंट यूज करते हो जिससे वो एसेट्स खराब होने लगता है, तो समय के साथ उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होने लगती है। और जितनी जितनी वैल्यू रिड्यूस होती है हर एक साल, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। बस आपको टेंजिबल एसेट्स को ध्यान में रखना है। और टेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स जिसे हम देख या छू सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था डेप्रीशिएशन, उसी का जस्ट ऑपोजिट है एप्रिशिएशन, उसी का जस्ट ऑपोजिट है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन वैसे नॉर्मल टर्म्स में हम बोलते हैं कि वाहवाही करना, लेकिन यहां पे अलग है। एप्रिशिएशन का मतलब होता है, इट मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी एसेट्स की वैल्यू राइज हो, इसे हम बोलेंगे एप्रिशिएशन। तो ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसके समय के साथ वैल्यू घटती नहीं बढ़ती है, तो ऐसा सिर्फ एक ही एसेट्स है जिसका नाम है लैंड। इसका एक ही एग्जाम्पल है, क्या है वो एग्जाम्पल, लैंड है। जो जमीन है उसकी हमेशा समय के साथ वैल्यू बढ़ेगी। सो एप्रिशिएशन इट मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू सम इकोनॉमिक्स कंडीशन। अब ये इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकल, इसको लिख लो। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब है ना, हमारा लैंड भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो फॉरेस्ट है, जो कल्टीवेटेबल लैंड है, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाउस एंड प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लैंड बढ़ ही नहीं रही है, लैंड लिमिटेड है। सो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा कर दो और उसकी सप्लाई बिल्कुल है ही नहीं, मतलब लैंड तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो लैंड की डिमांड कर रहे हैं, सो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा, इसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा ही होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल ऑपोजिट, वाटर। वाटर क्यों फ्री है, क्योंकि वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसकी जितनी सप्लाई है उस हिसाब से कमी है, एक तरीके से वो हमें बड़ी इजीली अवेलेबल है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा होगा कि वाटर सिर्फ कहीं कहीं मिलेगा, सो वाटर का प्राइस भी इंक्रीज होगा, फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था डेट्स का मतलब होता है बोरोइंग। बैड डेट्स का मतलब होता है इट मींस द अमाउंट और मनी दैट इज नॉट रिकवर एबल फ्रॉम डेटर्स। रिकवर एबल, डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स मींस एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं। सो अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और जब आप उससे पैसे अपना लेने गए, तो मान लो उसने तो दरवाजा पे लॉक लगा के कहीं और ही निकल गया, सो आपको क्या लग रहा है कि आपका पैसा डूब गया या वो
एक तरीके से लड़ने पे आ गया कि आपने मुझे कहाँ दिया था पैसा, मतलब वो खराब एक व्यक्ति था, सो उसने आपका पैसा देने से मना कर दिया। सो आपको अगर किसी से फ्यूचर में पैसे लेने थे और जब आप पैसा लेने गए और उसने देने से मना कर दिया और वो दे भी नहीं रहा क्योंकि वो कहीं और भाग गया, सो आपका पैसा उस केस में डूब गया, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो जितना पैसा आपका डूबा उसे ही हम क्या बोलेंगे, बैड, मतलब बुरा। बेसिकली डेटर को यहाँ पे डेट्स बना दिया है, मतलब एक जो बुरा डेटर है ना वो आपके पैसे देने से मना कर रहा है, सो उस केस में आपका पैसा डूब गया। और ये डेटर अराइज क्यों होते हैं? डेटर दो ही केस में अराइज हो सकते हैं। आपने किसी को उधार पे सामान बेचा होगा तो फ्यूचर में उससे पैसा लेना होगा, या आपने किसी को लोन दिया होगा सो उससे फ्यूचर में पैसा लेना होगा। और जब फ्यूचर में आपको उससे पैसा लेना है और जब लेने गए सो उसने देने से ही मना कर दिया या कहीं और भाग गया, उस केस में आपका पैसा डूब गया, उसे ही हम बोलते हैं बैड डेट्स। इसी से रिलेटेड है एक टर्म जिसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब अभी अभी देखा था कि एक व्यक्ति था, वो हमारा पैसा लेके लेट्स सपोज भाग गया। अब क्योंकि उसने हमारे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा होने लगा, तो उसे लगा कि क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा किया इसीलिए मेरे साथ शायद बुरा हो रहा है, क्यों ना मैं उसका पैसा लौटा दूं, तो ये जो जो बुरी चीजें मेरे साथ हो रही है भगवान शायद ना करे। सो वो जब हमारा पैसा लौटाने आया ना उसे ही हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ये जो बुरा व्यक्ति था जिससे हमने पैसा अज्यूम करके चला था कि डूब गया, उससे अब पैसा मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। रिमेंबर, मान लो आपको इससे 10,000 रुपए लेने थे। अब ये 10,000 रुपए ना जब आपने बोला बैड डेट्स, इसका मतलब सारा का सारा डूब गया। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब यही व्यक्ति आपको आके पैसे दे रहा है। अब ये आपको आके पैसे, चाहे आपको ये 1,000 रुपए दे, चाहे ये आपको 7,000 रुपए दे, ये सारा का सारा आपका फायदा है, क्योंकि आपने क्या माना था? आपने माना था कि ये पूरे 10,000 डूब गए, अब उसमें से आपको कुछ भी मिले वो सब आपके लिए फायदा है। सो बैड डेट्स रिकवर्ड इट मींस द अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको रिसीव पैसा हुआ है किससे? द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दोज पर्संस। यहां पे दोज पर्संस क्या है? बेसिकली डेटर हुज अकाउंट्स, जिनका हमने खाता प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिनका खाता हमने बंद कर दिया था, मतलब हमने ये मान लिया था कि उनसे पैसा मिलेगा ही नहीं, तो उनका नाम बुक्स में लिख के क्या फायदा, ठीक है। बट उनसे समहाउ हमें पैसा जब रिसीव हो जाता है उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। सो चैप्टर 2 में यही कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे जिसे हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो बाय बाय गाइस।